गुड इवनिंग एवरीवन। आज शाम को क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं और एचटेट में एचएसएससी के सभी एग्ज़ाम्स में जिस भी स्टूडेंट को कोई भी एग्ज़ाम देना है हरियाणा से जुड़ा, उसमें आपका टॉपिक रहेगा। और क्योंकि 4-5 दिन बाद क्लास हो पा रही है, इसीलिए मैं दोबारा से एक बार मैप को निकाल के 2 मिनट मैप पे फिर से लगाते हैं। और जो मैं पढ़ा रही थी वो था ज़िलेवार परिचय। तो ज़िलेवार परिचय में हम लोग 8 ज़िले पढ़ चुके थे, 9वां ज़िला आज से हमें स्टार्ट करना है। पर उससे पहले एक बार दोबारा मैप पे पहुँचते हैं ताकि चीज़ें दोबारा से रिकॉल करना हमें आसान दिखे। ये हरियाणा का मैप है और हरियाणा के इस मैप में आप अच्छी तरह जानते हैं कि 22 ज़िले हैं हमारे। सबसे ऊपर से अगर हम स्टार्ट करें तो 4 ज़िले इकट्ठे एक मंडल में आते हैं। ये ग्रीन में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के 2 पैरों की तरह हैं कैथल और करनाल। तो सबसे पहले ऊपर हमारा पंचकुला, सबसे नॉर्थ में अगर कहें, और सबसे अगर ईस्ट में कहें तो हमारा यमुनानगर पड़ेगा। यमुनानगर और पंचकुला के बीच में अंबाला, अंबाला के नीचे है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के 2 पैरों की तरह कैथल और करनाल। और फिर अगर इस तरफ पट्टी देख रहे हैं तो कैथल करनाल के साथ है पानीपत। ये दूसरा मंडल। एक मंडल इन चारों का, एक इन तीनों का। फिर इधर घूमते हैं सबसे बड़ा मंडल एरिया में, जिसमें आपका सबसे इधर सिरसा, जो एरिया में सबसे बड़ा है आपके राज्य में, जिसका एरिया है 4277 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर 4277। इसके साथ सीमा लगती है इकलौते फतेहाबाद की, जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है। और गलत फहमी पैदा होती है कि शायद हिसार और सिरसा टच करते हैं सीमा को, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको सिरसा जाना है तो हिसार से आपको फतेहाबाद में एंट्री लेनी पड़ेगी। सिरसा सबसे बड़ा है एरिया में। सिरसा और पंचकुला 2 इलाके ऐसे हैं जो सिर्फ एक एक जिले को टच करते हैं, बाकी सब 3, 4, 5 मैक्सिमम को टच करता है, जींद 7 को। लेकिन आपका पंचकुला सिर्फ अंबाला को टच करता है, ऐसे ही जैसे सिरसा सिर्फ फतेहाबाद को टच करता है। ठीक है, तो ये सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, या पिंक सी पट्टी जो स्टार्ट हो रही है ब्लू तक, ये पूरी पट्टी ये सबसे बड़ी है एरिया में। तीसरा मंडल है हिसार मंडल। तो पहला मंडल हमारा अंबाला मंडल था जिसमें 4 थे। दूसरा मंडल हमारा करनाल मंडल था जिसमें सिर्फ 3 थे। इसके बाद तीसरा मंडल हिसार मंडल है जिसमें ये 4 हैं। इसके बाद चौथा मंडल है ये बीच का इलाका, ग्रीन, व्हाइट, रेड, ब्लू और ये काई जैसा रंग है। अब आपको स्क्रीन पे हो सकता है ये ग्रीन जैसा भी दिख रहा हो। ये 5 रोहतक बीचों बीच, रोहतक के इस तरफ सोनीपत, इस तरफ देखें तो भिवानी। भिवानी से ही काटकर अलग किया गया चरखी दादरी, और रोहतक के दक्षिण में है झज्जर। और झज्जर के बाद ये चौथी पट्टी पूरी हुई। इसके बाद अगली पट्टी गुड़गांव की है, एक साथ तीनों, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ फरीदाबाद, और नीचे मुड़े तो पलवल और नूह, ये इकट्ठी एक पट्टी। तो एक पट्टी में सबसे नीचे फरीदाबाद, पलवल, नूह, फिर 3 पट्टी में गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फिर 5 में रोहतक, इधर सोनीपत, इधर भिवानी, उसके नीचे चरखी दादरी, झज्जर, इधर सबसे बड़े में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, फिर इधर 3 में कैथल, करनाल, पानीपत। कैथल और करनाल 2 पैरों की तरह कुरुक्षेत्र के दिखते हैं। तो कुरुक्षेत्र ऊपर है, कैथल पंजाब साइड में, और करनाल फिर अपने यूपी साइड की बाउंड्री में। ठीक है, जींद हम जानते हैं इकलौता ऐसा जिला जिसकी सीमा 7 जिलों को टच करती है। 7 कैसे? रेड वाला फतेहाबाद, ब्लू वाला हिसार, इसके बाद रोहतक व्हाइट वाला, फिर सोनीपत, पानीपत, करनाल और कैथल। के कुरुक्षेत्र नहीं है, क्योंकि देखो कुरुक्षेत्र के पैरों की तरह जो हैं वो टच होते हैं जींद से। अगर आपको मैप क्लियर है ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे, वरना हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस आप गलत कर दो आते आते भी। अगर ये मैप क्लियर है तो आपका क्वेश्चन बच जाएगा गलत होने से। सीमा पर आधारित क्वेश्चन कई बार देखे जाते हैं। तो जींद को टच करने वाले 7 जिलों का फॉर्मूला HRSPKKF। हरियाणा का एसपी क्या क्या फेंकता है, हमने याद किया था ना HRSPKKF। तो HR का मतलब हिसार, R रोहतक, HRSP सोनीपत, पानीपत, KK करनाल, कैथल, F फतेहाबाद। ये 7 जिले हैं जो हार्ट ऑफ हरियाणा जींद को टच करते हैं। फिर भी अगर पूछें कि हरियाणा में कौन सा जिला मध्य में स्थित हार्ट ऑफ हरियाणा है, तो आप देख पा रहे हैं मध्य में स्थित में रोहतक का नाम पूछना चाहते हैं। वो एक रोहतक आपका बाहर किसी को टच नहीं करता। ध्यान से देखो, पंचकुला आपका टच करता है इधर सीमा,
यमुनानगर, अंबाला भी ऊपर टच है, कुरुक्षेत्र भी टच है ऊपर, कैथल भी, जींद भी, फतेहाबाद भी, सिरसा भी, यानी पंजाब की बाउंड्री लगती होगी। इधर ये राजस्थान की बाउंड्री से सिरसा टच है आपका, फतेहाबाद है, हिसार है, भिवानी है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी भी टच हो रहा है, नूह भी, पलवल भी, किसी ना किसी से। इधर यूपी, फरीदाबाद टच है, फिर ये आपका गुड़गांव जो है ये भी सीमा यहाँ टच करेगी नीचे की तरफ। फिर आपका जो झज्जर है ये भी दिल्ली को टच है, गुड़गांव भी दिल्ली को टच है, फरीदाबाद भी टच करता है दिल्ली को, सोनीपत भी टच करता है। पूरे मैप में 2 जिले देखो आप ध्यान से, एक तो रोहतक व्हाइट वाला जिसकी सीमा ना दिल्ली से लगती, क्योंकि देखो ध्यान से देखना इस मैप को, देखो अब सिर्फ रोहतक पे फोकस करना, सिर्फ रोहतक पे। जो ये वाली बाउंड्री देख रहे हो ना, मैं इसको एक बार आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ को। हम देखो अब जरा, ये जो बाउंड्री है ना, देखो जिसको मैंने रेड कर दिया, ये वाली बाउंड्री आपकी दिल्ली की बाउंड्री है, ये आपका दिल्ली है, ये लगा लो जहां रेड की सीमा बनाई ये दिल्ली है। दिल्ली हमारा भारत की राजधानी जो है आपकी, ये हरियाणा को हम हरियाणा वाले दिल्ली को 3 तरफ से टच करते हैं। दिल्ली की 4 डायरेक्शन, किसी भी राज्य की 4 ही डायरेक्शन होती है न्यूज में, NEWS, नॉर्थ, ईस्ट, W वेस्ट और साउथ, ये 4 डायरेक्शंस हैं। हम दिल्ली को 3 डायरेक्शंस में टच करते हैं, बस एक रह जाती है हमारी। हम दिल्ली को कहाँ कहाँ टच कर रहे हैं, एक तो उत्तर की तरफ हम टच करते हैं दिल्ली को, उत्तर में हमारा सोनीपत पड़ता है, तो दिल्ली के उत्तर की तरफ देखो ये रहा सोनीपत। दिल्ली के पश्चिम की तरफ अगर हम देखें तो झज्जर है हमारा। दक्षिण पश्चिम देखें, दक्षिण पश्चिम मतलब इस दक्षिण और पश्चिम के बीच में तो गुड़गांव है, और दक्षिण की तरफ देखें तो हमारा फरीदाबाद है। सिर्फ दिल्ली के ईस्ट में हम लोग टच नहीं कर पाते, दिल्ली के पूर्व में हम नहीं है, क्योंकि दिल्ली के पूर्व में यूपी की बाउंड्री टच होती है। तो हम हरियाणा वाले दिल्ली को 3 डायरेक्शंस में टच करते हैं, नॉर्थ में, वेस्ट में और साउथ में, सिर्फ ईस्ट में नहीं है। एक बात ये ध्यान रखना, न्यूज में ई पे क्रॉस कर दो, हमारे 4 जिले दिल्ली को टच करते हैं। कौन से 4 जिले, सबसे ऊपर सोनीपत, इस तरफ झज्जर, उसके नीचे गुड़गांव या गुरुग्राम और सबसे नीचे फरीदाबाद। तो दिल्ली की 3 डायरेक्शंस में हम बैठे हैं और इन 3 डायरेक्शंस में हमारे 4 जिले हैं, सोनीपत, इसके बाद इधर झज्जर, उसके नीचे गुड़गांव और सबसे नीचे फरीदाबाद। ये याद रखने की बात है, इंपॉर्टेंट बात है। सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद, 4 जिले। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तो खैर हमारे बहुत सारे जिले आते हैं, लेकिन हमारे 4 जिले इस दिल्ली को टच करते हैं और दिल्ली की 3 डायरेक्शंस में हम दिल्ली को घेर के बैठे हुए हैं। न्यूज में से नॉर्थ में हम हैं, ईस्ट में नहीं है, बस साउथ में भी हैं और वेस्ट में भी हैं और साउथ वेस्ट में भी हैं। ये वेस्ट हुआ, वेस्ट मतलब पश्चिम, भाई मैप में उधर ही तो पूर्व होता है, अरुणाचल उधर आता है ना, इस तरफ आपका गुजरात आता है, तो ऐसे ही याद कर लो। उत्तर की तरफ सोनीपत, पश्चिम की तरफ झज्जर, दक्षिण की तरफ फरीदाबाद और दक्षिण पश्चिम की तरफ गुड़गांव। कहीं कहीं पे दक्षिण में भी गुड़गांव को लिखा है, क्योंकि वो सोचते हैं कि इतना माइनर बात क्यों बताएं। ठीक है, अब वापस आओ, देखो किस किस की बाउंड्री न दिल्ली को टच करती, न ही इस तरफ कहीं यूपी को टच करती, न ही ऊपर की तरफ कहीं पंजाब को, और न ही इस तरफ राजस्थान को। सिर्फ 2 जिले याद रखने हैं। देखो रोहतक, इसकी बाउंड्री अंदर ही अंदर हरियाणा को टच करती है। रोहतक दिल्ली के साथ टच नहीं है, कनेक्टिविटी है बहुत बढ़िया, हाईवे बना रखा है, लेकिन रोहतक की सीमा बाहर किसी भी यूनियन टेरिटरी को या बाहर किसी भी राज्य को टच नहीं करती। आपके सारे राज्य टच होते हैं, कोई यूपी से, कोई राजस्थान से, कोई इससे अपना चंडीगढ़ से, कोई दिल्ली से, कोई आपका हिमाचल प्रदेश से, कोई उत्तराखंड से, लेकिन सिर्फ 2 जिले, एक तो रोहतक किसी से टच नहीं होता, इसकी बाउंड्री अंदर अंदर है सारी, और एक जो सबसे नया बना हुआ है चरखी दादरी। देखो ये राजस्थान से टच होता ना तो यहाँ होता, ये ऊपर की तरफ है, ब्लू कलर तो ऊपर खत्म हो गया, यानी चरखी दादरी देखो अंदर ही अंदर है, किसी से टच नहीं होता। 2016 से पहले हम पढ़ते थे कि हरियाणा में एकमात्र जिला जो टच नहीं होता बाहर वो रोहतक है, लेकिन अब हम पढ़ते हैं रोहतक और चरखी दादरी 2 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा बाहर किसी राज्य से नहीं लगती। ये इंपॉर्टेंट बात है, सबको ध्यान रखनी है। दिल्ली के बारे में भी हमने जान लिया और हमने इनके बारे में बातचीत कर ली। ठीक है, अब तुम्हें वापस से मैप पे पहुंचते हैं, अब हमें सारा समझ में आ गया। 2 ऐसे जिले जो कि बाहर टच नहीं करते किसी भी यूटी को, या जैसे ये वाली बाउंड्री देख रहे हो ये यूपी को टच करती है।
जो ये वाली बाउंड्री है ना, ये पूरी यूपी को टच करती है। यहाँ ऊपर की तरफ हिमाचल प्रदेश है और बहुत थोड़ा सा यहाँ उत्तराखंड है, बहुत थोड़ा 11 किलोमीटर, इसलिए बहुत सारी किताबें उसको दिखाती नहीं है। वो हिमाचल प्रदेश से टच होते हैं ऊपर के 3, फिर ये थोड़ा सा उत्तराखंड से, ये पूरी पट्टी यूपी से टच है, आपकी पूरी की पूरी मेवात तक का इलाका जो छोटा सा है ना, वो यूपी से टच है पूरा। इधर अगर आप जाएंगे तो हम पंजाब से टच होते हैं, और अगर आप इस तरफ आते हैं तो ये पूरे का पूरा राजस्थान से टच है। तो हमें टच करती हैं जो हमारी बाउंड्री बाहर के राज्यों में, वो 5 राज्य हैं। लेकिन एचएसएससी का कोई भरोसा नहीं है, उन्होंने पिछली बार यूके को कंसीडर किया ही नहीं, तो उन्होंने 4 को टिक कर दिया। लेकिन फिर भी पढ़े लिखे आदमी से एक्सपेक्टेड है कि उसे सारी बातें पता हों, इसलिए बता रही हूँ। यमुनानगर की उत्तराखंड के साथ 11 किलोमीटर की बाउंड्री टच होती है, सीमा टच होती है। तो उस कायदे से देखें, अगर सही आंकड़ों के साथ जाएं तो हरियाणा के साथ लगने वाले राज्यों की सीमा 5 है। ये राज्यों की बात हो रही है, यूटी की बात नहीं हो रही। अगर यूटी को भी ऐड करोगे तो इसमें चंडीगढ़ और दिल्ली को भी ऐड कर लेना। उस कंडीशन में देखें तो हम 7 टोटल के साथ राज्य और यूटी के साथ सीमा बनाते हैं। नाम बहुत आसान है, ये पूरा पंजाब साइड, ये पूरा राजस्थान, ये पूरा यूपी, ऊपर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, 5 तो ये हुए। और ये आप दिल्ली देख ही रहे हैं, जो हमने अभी देखा था दिल्ली, और यहाँ ऊपर की तरफ पड़ जाता है चंडीगढ़। चंडीगढ़ को, आपकी राजधानी को, सिर्फ अकेला पंचकुला टच करता है, जबकि दिल्ली को आपके 4 जिले टच करते हैं। तो पंचकुला अकेला आपकी राजधानी को टच करता है, जबकि आपके 4 जिले देश की राजधानी को टच करते हैं। तो 4 जिले कौन कौन से? उत्तर में, दिल्ली के उत्तर में हमारा सोनीपत पड़ता है, दिल्ली के पश्चिम में हमारा झज्जर पड़ता है, दिल्ली के दक्षिण पश्चिम में हमारा गुड़गांव पड़ता है, और सबसे नीचे अगर जाएंगे तो फरीदाबाद। तो ये दिल्ली को हमने 4 जिलों ने घेर रखा है। दिल्ली के सिर्फ पूर्व में हम नहीं हैं, क्योंकि पूर्व में दिल्ली को यूपी का नोएडा टच करता है, लेकिन अपनी खुद की राजधानी को हमारा सिर्फ एक जिला टच करता है, और वो जिला हमारे पूरे जिलों में से भी बस एक ही को टच करता है। तो ऐसे 2 जिले हैं जो एक एक को टच करते हैं, पंचकुला और सिरसा। पूछे राष्ट्रीय राजधानी, ये देश की राजधानी को कितने जिले? तो 4 जिले। आपकी खुद की राजधानी को कितने जिले? तो 1 जिला। कितने जिले आपके कहीं कोई सीमा टच ही नहीं करते अपनी बाहर? तो 2 जिले। कौन कौन से? रोहतक और चरखी दादरी। ठीक है, ये सारा मैप हम लोगों की समझ में आ गया होगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। झज्जर तो हम पढ़ चुके थे, जितना मुझे याद है 8 पढ़ा दिए थे मैंने, आज 9वां स्टार्ट करना था। शहीदों का शहर झज्जर, ये हम पढ़ चुके थे। आज हमें जींद से पढ़ना स्टार्ट करना है, जींद से। जींद के बारे में क्या खास हमें पता है? जींद ये हरियाणा का एक ऐसा जिला है जो कि बहुत सारे तो यहाँ तीर्थ स्थल हैं। महाभारत काल में मैंने शायद जिक्र भी किया था, जो ये 5 पांडव है, अधर्म पर जब धर्म की विजय हुई तो पांडवों का सारा वंश तो लगभग वहीं खत्म हो गया था। भाई इनके ही तो रिश्तेदार थे, ताऊ चाचा और ये जितने भी रिलेटिव थे सब मारे गए, क्योंकि सबने एक दूसरे की मदद की। कुछ अधर्मियों के साथ खड़े हुए, कुछ धर्म वालों के साथ। नुकसान सारे खानदान का हुआ, क्योंकि बेसिकली एक ही परिवार के ये लोग थे। तो पांडवों को ये बाद में फील भी हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और घर वालों से लड़के हमें क्या मिला, लेकिन फिर भी अधर्म को दबाने के लिए ये जरूरी था, जैसा कि गीता के पाठ में बताया भी गया। अब ये पांडव जो है ना, अपने पूर्वज जो इनके ही हाथों जिनके प्राण जिन्होंने खो दिए, वो उस टाइम की जरूरत थी, तो उनके लिए इन लोगों ने एक तपस्या की थी, सोमवती अमावस्या का वेट किया था। ये जींद से जुड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोमवती अमावस्या। 12 साल तक ये लोग बैठ के तपस्या करते रहे, कि 12 साल बाद सोमवती अमावस्या आई, तब इन्होंने अपने पूर्वजों का पिंड दान किया। और ये पिंड दान किया था हरियाणा के जींद के एक इलाके में, जिसका नाम है पांडु पिंडारा। नाम ही देखो, पांडु पिंडारा। और इसको कहते हैं हरियाणा का हरिद्वार। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बता रही हूँ, फिर उसको फटाफट से पढ़ लेंगे। पहली चीज जो तुम्हें ध्यान रखनी है, इसके अलावा हरियाणा का जो जींद है ना, ये जाना जाता है मेनली अपनी मुर्रा नस्ल की भैंस के लिए, जिसको आप क्या कहते हैं, काला सोना भी कहते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ है, तो धीरे धीरे उनको पढ़ते जाते हैं। ठीक है, देखो अब जरा, जींद स्थापना कब है इसकी? 1 नवंबर 1966, क्योंकि घर JKM में जे मतलब जींद ही था, जे मतलब जींद था। क्षेत्रफल 2702 वर्ग किलोमीटर। किस दिन फिर याद करेंगे? मुख्यालय सेम है, क्योंकि मुख्यालय अलग सिर्फ एक का है। किसका?
जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? नारनौल में, महेंद्रगढ़ का। बाकी सबके सेम है। तहसीलों के नाम पढ़ लो, क्योंकि वो एक नाम देंगे कोई और कहेंगे कौन सा यहाँ स्थित नहीं है या है। तो जींद में पढ़ने वाली जगह जींद है। सफीदों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सफीदों ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। नरवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जुलाना, उचाना पढ़ने में एक जैसे लगेंगे, नरवाना, जुलाना, उचाना। अलेवा और पिल्लू खेड़ा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इतने, इनके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर इसके खंड ब्लॉक्स कौन से हैं? जींद, जुलाना, पिल्लू खेड़ा, सफीदो, उचाना कला, नरवाना और अलेवा। ये उचाना कला एक ही है, उचाना कला। ठीक है। जनसंख्या इसकी 13 लाख प्लस है, तो 10 लाख से ऊपर है। तो 10 लाख से ऊपर आबादी अच्छी मानी जाती है, मतलब बड़ा शहर है। लिंगानुपात इसका लगभग हेर फेर में है। हरियाणा वाले 879 का 871 है। साक्षरता भी इसकी ठीक ठाक है, 71, क्योंकि हरियाणा की 75 है। जनघनत्व इसका थोड़ा सा कम है, क्योंकि हरियाणा का 573 है, इसका 494। जींद के पर्यटन स्थल, इसमें इंपॉर्टेंस है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जींद के पर्यटन स्थल कौन से हैं देख लें। बुलबुल है, बुलबुल घूमने फिरने की जगह। हरियल नरवाना में है। पांडु पिंडारा, जिसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है, और ऐसी कहावत है कि यहीं पर 12 साल तक वो पांचों भाई बैठे रहे, अमावस्या की प्रतीक्षा करते रहे कि किस दिन सोमवती अमावस्या आएगी और हम अपने पितरों का पिंड दान करेंगे। जैसे श्राद्ध टाइप होते हैं ना, ऐसे उस टाइम में ये वेट करते रहे। तो इसलिए क्योंकि उन्होंने यहीं पे पिंड दान किया अपने पूर्वजों का, इसे कह देते हैं हरियाणा का हरिद्वार। क्योंकि हरिद्वार में बहुत सारे लोग, आपको पता है ना कि जब किसी की डेथ हो जाती है बड़े बूढ़े की, तो वहीं जाके फिर उनका अस्थि विसर्जन बहुत लोग करते हैं। बहुत लोग यमुना में करते हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन जिस तरह हरिद्वार में मान्यता है, ऐसी पांडु पिंडारा में जींद में है। तो हरियाणा का हरिद्वार कहलाया। प्राची तीर्थ यहाँ बिल्कुल नहीं है, ये गलत छपा हुआ है किताब में। ये क्योंकि बुक में से उठाया था, बुक में कुछ गलतियां टाइपिस्ट कर देते हैं, ऐसा मान के चलो। वो लिखना था कुरुक्षेत्र में, लिख दिया यहाँ। बराह, ये हर्बल पार्क। जो इंपॉर्टेंट है वो बता रही हूँ मैं। भूतेश्वर मंदिर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ देना, प्राची इसमें नहीं है, ये कुरुक्षेत्र में है। भूतेश्वर मंदिर की खासियत सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट। भूतेश्वर मंदिर क्या है? एक मंदिर बना हुआ है। भूतों का ईश्वर जानते हो कौन है? हरियाणा में जो सबसे ज्यादा मान्यता है ना जिस भगवान की, वो भूतेश्वर है, भूतों के ईश्वर, यानी भगवान शिव शंकर की बात कर रहे हैं, शिवजी भगवान की बात कर रहे हैं ये। तो महादेव के यहाँ बहुत ज्यादा भक्त हैं। शिवजी भगवान का ये मंदिर है भूतेश्वर मंदिर, भूतों के ईश्वर वही कहलाते हैं। और इसी को, इसकी खासियत क्या है? ये रानी का तालाब भी कहलाता है, रानी का तालाब। कारण यहाँ पे कहते हैं कि एक रानी थी जो नीचे एक सुरंग से निकल के रात में कहीं स्नान करने इस तालाब में जाया करती थी, इस मंदिर में बने तालाब में। और इसकी खासियत क्या है इस मंदिर की, कि बीच में तो मंदिर बना हुआ है शिवजी का, और इसके चारों तरफ ऐसे, जैसे वो है ना अपना ये अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, कि भाई पानी का चारों तरफ से भरा हुआ है, गोल्डन टेम्पल जैसा है अमृतसर का स्वर्ण मंदिर जिसको आप बोलते हो। तो स्वर्ण मंदिर में ऐसे ही तो है कि बीच में वो स्वर्ण मंदिर है और चारों तरफ वो पानी। तो इसी तरह से यहाँ पे भूतेश्वर मंदिर है कि बीच में तो शिवजी का मंदिर है और उसके चारों तरफ ऐसे तालाब टाइप भरा जाता है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया रानी का तालाब। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे रानी जाती थी रात में स्नान करने, कोई खुफिया सुरंग का रास्ता था, तो लोगों ने इसका नाम ही रख दिया रानी का तालाब। किस भगवान को समर्पित है? शिवजी भगवान को। किसकी तर्ज पर बना हुआ है? जैसे अपना स्वर्ण मंदिर है अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, उस जैसा है हरियाणा के जींद का भूतेश्वर मंदिर। ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हरियाणा का हरिद्वार कहाँ स्थित है, या हरियाणा में कौन सा ऐसा मंदिर है जो अमृतसर के गोल्डन टेम्पल की तर्ज पर है? तो भूतेश्वर मंदिर है। कारण मैंने आपको समझा दिया ताकि भूलो ना, ठीक है। जींद का संबंध महाभारत काल से तो ऑब्वियसली होगा, पांडु पिंडारा महाभारत का ही तो है, तभी तो 12 साल रुके थे यहाँ पर। जींद को हरियाणा का हृदय भी कहते हैं। हरियाणा का हृदय जींद कहलाता है क्योंकि एक लॉजिक था कि भैया ये बीच में स्थित है। लेकिन अगर पूछें कि हरियाणा के मैप के बिल्कुल बीच में हरियाणा का हृदय, तो वो इशारा कर रहे हैं आपके रोहतक की तरफ। वैसे पहली प्रायोरिटी पे इसके साथ जाना। किसके साथ? जींद के साथ। मुर्रा इन्होंने दिया नहीं, मुर्रा एक बहुत बड़ा पॉइंट था। कैथल की बात कर लेते हैं। कैथल, कैथल कहाँ पड़ेगा? के ऊपर कौन सा के है? कुरुक्षेत्र। उसके नीचे जो पंजाब साइड है वहां कैथल, और जो यूपी साइड है वहां करनाल। तो कैथल करनाल इकट्ठे एक पट्टी में ही तो हैं। इस कैथल की खासियत क्या है? के की खासियत, एक तो यहाँ चावल बहुत ज्यादा होता है पूरी इस पट्टी में, कैथल में। ये हनुमान जी की कहते हैं जन्मस्थली है। भगवान हनुमान जो है ना, महावीर हनुमान, इनकी जन्मस्थली है। और क्योंकि इनकी माँ थी अंजनी,
अंजनी पुत्र कहते हैं ना हनुमान को, तो अंजनी का टीला मिलेगा यहाँ आपको, अंजनी का टीला, माता अंजनी, हनुमान जी की जो मदर कहलाती है, माता अंजनी का टीला हनुमान जी की क्योंकि जन्मस्थली है। और हनुमान जी जो है कपि, कपि मतलब बंदर के लिए यूज करते हैं, बंदरों के भगवान थे वो, तो इसको लोग कपि स्थल भी कह देते हैं, या कपि स्थली भी इसी का नाम है, किसका, कैथल का। तो कैथल की इंपॉर्टेंस पौराणिक और ऐतिहासिक कारणों से है, तो इसमें पढ़ लेते हैं। कब बना ये, 1 नवंबर 1989, क्योंकि कृपा हुई थी, KRPY, कृपा हुई तब ये बना। 1 नवंबर 1989 को 7 जिले बने थे, ये 4 जिले बने थे जिनमें से एक ये था। किससे अलग किया, कुरुक्षेत्र से अलग करके नया जिला बनाया गया। तो कुरुक्षेत्र से अलग हुआ, के नीचे ही है ये पैरों की तरह। क्षेत्रफल 2317 वर्ग किलोमीटर, इसका हेडक्वार्टर सेम है। तहसीलों मतलब नाम समझ में आ जाए, याद रखना कि भाई कोई पूछे तुमसे नरवाना कहाँ, तो हमें याद हो सफीदो, नरवाना, उचाना, ये सब कहाँ थे, ये सब थे जींद में। ऐसे ही इसमें पढ़ लेते हैं। तो कैथल, गुहला, चीका, कलायत और पुंडरी। कोई पूछ लेगा कलायत कहाँ पड़ेगा, तो कैथल में। पुंडरी भी, गुहला, चीका, कैथल, पुंडरी, कलायत, राजौद, सीवन और ढांड। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। वो पूछेंगे पुंडरी निम्न में से किस जिले में स्थित है, या 4 नाम देंगे और कहेंगे इनमें से कौन सा कैथल में स्थित नहीं है। तो आपको याद रखना, पढ़ोगे तो याद होगा, रटने से नहीं। भाई गुहला चीका है, राजौद है, कलायत है, पुंडरी है, ये सब कैथल के हैं। जनसंख्या देखो 10 लाख प्लस है, तो अभी हम देख रहे हैं 10 लाख से ऊपर जनसंख्या मतलब अच्छी पॉपुलेशन। लिंगानुपात इनका हरियाणा के हेरफेर का है, वो 879, ये 881। साक्षरता इनकी थोड़ी सी कम है क्योंकि हरियाणा की साक्षरता 75% है। जनघनत्व इनका हरियाणा को देखें तो थोड़ा कम है क्योंकि हरियाणा का 573, इनका 464 है। पुराणों के अनुसार, पुराण यानी आपकी ऐतिहासिक जो जिनमें आपके देश के वंशों के बारे में है, कैथल की स्थापना युधिष्ठिर ने की थी। अब देखो ऐसा पुराणों में लिखा है कि जो कैथल है आपका, इसकी स्थापना किसने की थी, युधिष्ठिर ने। इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। कैथल की स्थापना ये पुराण कहती हैं कि इसकी स्थापना पांडवों के सबसे बड़े भाई ने की थी। कैथल को हनुमान जी का जन्म स्थल, तो जन्म स्थान किसका, हनुमान जी का, तो कपिस्थली इसलिए कहलाया भी माना जाता है, इसलिए स्थान का प्राचीन नाम कपि स्थल था। कपि मतलब क्या होता है, बंदर, और ये बंदरों में सबसे बड़े भगवान के रूप में है, तो इसलिए कपि स्थल है। यहीं पे अंजनी का टीला मिलेगा आपको। ये सब चीजें समझ के पढ़ोगे तो बहुत आसान है, वरना बड़ा दिमाग में ये खिचड़ी पक जाती है, याद नहीं आते। कैथल के पर्यटक स्थल ये भी इंपॉर्टेंट है। गुरुद्वारा नीम साहिब, इस नीम साहिब के भी बहुत बड़ी पुरानी ऐतिहासिक कहानियां हैं। जब गुरुद्वारे पढ़ाऊंगी तो डिटेल में बात करेंगे, आप सिर्फ एक आइडिया दे देती हूँ। यहाँ पे एक सिख गुरु ठहरे थे और उन्होंने, एक बहुत बीमार था एक आदमी, बहुत ज्यादा बीमार, तो उस बीमार आदमी को एक नीम के पेड़ के नीचे वो बैठे हुए थे, तो उसने बताया जी मैं ऐसे बहुत लंबे टाइम से बीमार हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने नीम के पेड़ पे से वो टहनी तोड़ी, उसके पत्ते जो है वो ऐसे कूट दिए, और आप जानते हैं नीम में मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, वो उसको दे दिए, 2-4 बार दिए तो उसको आराम पड़ गया। पेट की बीमारी थी, वो नीम के पत्ते खाए उसने, या चबा के, या जो भी उसने उबाल के पिया होगा, तो उससे उसका पेट ठीक हो गया। तब से फिर उसने वो किया कि भाई मैं यहाँ पे गुरुद्वारा बनवाऊंगा। जैसे गुरुजी तो चले गए, भाई 10 ही तो गुरु हैं फेमस, उनके बाद यहाँ पे गुरुद्वारा बना, तो नाम क्या रख दिया, गुरुद्वारा नीम साहिब, गुरुद्वारा नीम साहिब। नवग्रह कुंड आप अच्छी तरह जानते हैं, आज साइंटिफिकली प्रूवन सिर्फ 8 ग्रह रह गए, लेकिन प्राचीन ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं में हमें नवग्रह की समझ थी। उन नवग्रहों के ऊपर, नवग्रह ये आपके जो है ना, मार्स, जुपिटर, अर्थ, सैटर्न, यूरेनस, ये सारे, इनके ऊपर वहां पर कुंड बनाए गए। कुंड मतलब छोटे तालाब। तो नवग्रह, 9 ग्रहों के लिए वहां 9 तरह के तालाब खोदे गए। भाई एक ये बृहस्पति का, ये शनि का, ये शुक्र का, ये ग्रहों के नाम है ना आपके, तो वहां पे कुंड खोले, छोटे छोटे तालाब खोदे गए, तो नवग्रह कुंड। और इस नवग्रह कुंड की इंपॉर्टेंस ये है कि इसी के कारण कैथल को हरियाणा की काशी भी कहा जाता है। हरियाणा की काशी या छोटी काशी, अगर भारत की पूछेंगे तो वो भिवानी में जाएगा, लेकिन नवग्रह कुंड की काशी अगर कहे, जहां 9 ग्रह के नाम पे एक एक कुंड या तालाब खोदा गया, तो वो आपके कैथल में। मेला पुंडरीक का यहाँ पे भरता है। और रजिया सुल्तान, ये रजिया सुल्तान आपको अगर याद हो तो ये पहली और आखिरी मुस्लिम महिला शासिका थी। ये 1236 में इसने दिल्ली की गद्दी अपने पिताजी के मरने के बाद संभाली, और महज 4 साल में
इसका मर्डर कर दिया इसके खुद के रिश्तेदारों ने, कहीं कहीं लिखा है इसके भाई बंधु, कहीं कहते हैं डाकू थे, भेष बदल रखा था, भगवान जाने। तो ये रजिया सुल्तान का मकबरा, अगर मैं तुम्हें असलियत बताऊं ना तो ये वास्तव में तो दिल्ली में है। आप इसको सर्च करोगे ना डिटेल तो दिल्ली में है, लेकिन वो बहुत निग्लेक्टेड है दिल्ली में। ऐसे उसके आसपास बिल्कुल उसके सामने ही घर, आगे पीछे घर बने हुए हैं, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। हरियाणा के पेपर में आएगा तो आपको टिक करना है, हरियाणा में रजिया सुल्तान का मकबरा हमारे कैथल में है। दिल्ली वाली बात भूल जाना, वो हरियाणा पूछे तो याद रखना, अगर हरियाणा दे ही ना तब फिर आपको ओरिजिनल बात बताओ कि दिल्ली में है। तो रजिया सुल्तान का मकबरा हमारे हरियाणा के कहाँ है? कैथल में। अंजनी का टीला, माता अंजनी किसकी माँ? हनुमान जी, कपिस्थली इसलिए था ये। ईंटों की बावड़ी यहाँ, कलाम की मजार यहाँ, नवग्रह कुंड आदि। नवग्रह मैंने आपको एक्सप्लेन पहले ही कर दिया, ठीक है। तो ये सब चीजें किसके साथ टिक करनी है? कैथल के साथ। कैथल को गुरुद्वारों का शहर भी कहा जाता है, देखो ये पेपर में आ जाएगा। शहीदों का शहर झज्जर, अमर शहीदों का गांव तिगांव, कहाँ था वो? फरीदाबाद में, बल्लभगढ़ के पास। ऐसे ही गुरुद्वारों का शहर पूछेंगे तो कैथल टिक करना। हनुमान जी की जन्मस्थली कहें तो कैथल टिक करना। किसने बसाया पुराणों के अनुसार? तो युधिष्ठिर ने। माता अंजनी का टीला पूछें तो कैथल टिक करना। कलायत कहाँ पड़ेगा? राजौद कहाँ पड़ेगा? ढांड कहाँ पड़ेगा? तो ये टिक कर देना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरुद्वारों का शहर। कैथल की प्रमुख नदियां घग्गर, मारकंडा, सरस्वती नदी आदि। तो थोड़ा थोड़ा हिस्सा कैथल में से इसका देखा जाता है, ठीक है। चलिए अगला स्टार्ट हुआ हमारी धर्म नगरी कुरुक्षेत्र, जिसमें कि इतिहास गवाह है कि 18 दिन का एक बहुत बड़ा महाभारत का युद्ध लड़ा गया। ये कुरुक्षेत्र की पावन मिट्टी में ही लड़ा गया। जब ये युद्ध लड़ा गया तो पावन मिट्टी कैसी कहलाती है? क्योंकि इस मिट्टी में ही जन्मे हैं स्वयं भगवान, ऐसी हमारी मान्यता है। और यहाँ पर कुरुक्षेत्र में ऐतिहासिक पौराणिक पुराने टाइम के 360 तीर्थ स्थल हैं। 360 बहुत ज्यादा हो जाते हैं एक जिले को अगर सोचें तो, और ये अपने आप में इसलिए तीर्थ राज भी कहलाता है। तीर्थ राज है हमारा कुरुक्षेत्र। तो यहाँ पे ढेरों तीर्थ स्थल है, कोई पांडवों से जुड़ा, कोई रामायण के काल से जुड़ा, कोई भद्रकाली से जुड़ा हुआ, यानी जो इसका रूप थी ना सती का रूप, माता पार्वती के 51 अलग अलग शक्तिपीठ है ना उनकी। तो यहाँ पे आप ये मंगा लो कि सारे भगवानों से जुड़ा, चाहे वो रामायण काल के थे, वो महाभारत काल के थे, या वो पौराणिक समय के थे। इतिहास में जहां जहां भगवानों का जिक्र आएगा वो पुराने किसी भी टाइम के उठा लेना, उसमें कुरुक्षेत्र का नाम जरूर मिलेगा, क्योंकि यहीं पर है सब कुछ। तीर्थों की जब भी बात आएगी तो इस पावन मिट्टी का नाम जरूर लिया जाएगा। यह है कुरुक्षेत्र। कब बना? 23 जनवरी 1973, हरियाणा के सोनीपत और भिवानी के ठीक एक साल एक महीने, और सन भी एक ही आगे बढ़ा, क्योंकि 22 दिसंबर को बना था। 22 दिसंबर 1972 को सोनीपत और भिवानी, और फिर ये बना है 73 में, ठीक है। क्षेत्रफल 15-30 वर्ग किलोमीटर, हेडक्वार्टर सेम है। तहसीलें मतलब नाम तुम्हें थोड़ा आइडिया रखना कि ये हैं। थानेसर आपको अच्छी तरह पता है, इतिहास में थानेसर एक राजधानी भी रही है, इंपॉर्टेंट शहर है, आज भी है थानेसर कुरुक्षेत्र में। लाडवा यहाँ पड़ेगा, पेहोवा यहाँ पड़ेगा, और शाहबाद भी यहाँ पड़ेगा। तो थानेसर, लाडवा, पेहोवा, शाहबाद अगर पूछेंगे तो हमें कुरुक्षेत्र याद आना चाहिए। लाडवा, पेहोवा, शाहबाद, थानेसर, बबैन, पीपली। अभी पीछे किसानों का कितना आप ये देख लो, एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन ही था जो सरकार कर रही थी, पुलिस कर रही थी। ये पीपली तब खूब न्यूज में रहा। इस्माइलाबाद, ये खास जगह है। बबैन, पीपली, थानेसर, शाहबाद, पेहोवा, लाडवा। जनसंख्या 10 लाख से थोड़ी सी कम थी, वैसे तो बढ़ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर देखें तो कुरुक्षेत्र की जनसंख्या जो पीछे पड़ रहे थे 13 लाख और 10 लाख और इस तरह की, तो उनसे कम है। लिंगानुपात इसका 879 आपका एवरेज है, तो उसके हेरफेर में ही है। आपकी साक्षरता 75 है तो लगभग सेम है। जनघनत्व 573 है तो ये ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व ज्यादा है आपके एवरेज से, क्योंकि आपका एवरेज तो 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कुरुक्षेत्र के पर्यटन स्थल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक में, क्योंकि कुरुक्षेत्र बेसिकली तीर्थों के कारण ही न्यूज में रहा। 306 ये टाइपिस्ट की मिस्टेक है, 360 लिख के दिया था मैंने। वो भी इंसान है, इतना ज्यादा टाइप करते हैं, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। वो हो सकता है एक आधी चीज आगे भी गलत मिल जाए, छोटी मोटी, कोई नहीं, वो भी हमारी तरह ही, जैसे हम गलती करते हैं वो भी कर देते हैं। 360 तीर्थ स्थल है यहाँ। ब्रह्म सरोवर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। वैसे इसको मैं तीर्थों में और डिटेल से पढ़ाऊंगी, लेकिन एक आइडिया रखना। ब्रह्म सरोवर, इसको ब्रह्म क्यों कहते हैं?
पहली चीज तो ये माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा के नाम पर है। कहीं कहीं लिखा है ब्रह्मा जी ने खुद खोदा, कहीं कहीं लिखा है राजा कुरु ने खोदा था। जो भी रहा हो, ऐतिहासिक जगह है। ब्रह्म सरोवर की खासियत है कि ये चारों तरफ से पक्का है। ये जो है ना चारों तरफ से पक्का, बीच में यहाँ पानी भरता है। मैंने देखा हुआ है, काफी बड़ा एरिया कवर करता है। ये है ब्रह्म सरोवर, चारों तरफ से पक्का है, वहाँ चेंजिंग रूम्स वगैरह बना रखे हैं और बीच का बहुत बड़ा एरिया है जो पूरा भरते हैं, तो उसको भरा रहता है, तो उसको ब्रह्म सरोवर कहते हैं। ज्योतिसर सरोवर ये भी तालाब ही है। इसकी खासियत, ये पूरा पक्का नहीं है, इसका सिर्फ चबूतरा पक्का है। ज्योतिसर सरोवर दोनों कुरुक्षेत्र में आसपास हैं, ज्यादा दूर नहीं, बिल्कुल आप पैदल चल सकते हो, इतनी आसपास हैं सारी चीजें। तो ब्रह्म सरोवर खासियत चारों तरफ से पक्का, ज्योतिसर सरोवर सिर्फ चबूतरा पक्का, बाकी कच्चा है। कमली वाले बाबा का डेरा है यहाँ। ये पेपर में आया था वाल्मीकि आश्रम। वैसे तो आप कहोगे हमारे जिले में भी है, ये हर जिले में है वाल्मीकि आश्रम, लेकिन फेमस वाल्मीकि आश्रम पूछेंगे तो वो आपको तीर्थ नगरी वाला टिक करना है, क्योंकि सोनीपत में भी है वाल्मीकि आश्रम, लेकिन पेपर में सोनीपत का नहीं आएगा। जब भी कोई इस तरह का तीर्थ स्थल आए ना, जो इस तरह का नाम हो वाल्मीकि वाला, तो सिर्फ एक चीज दिमाग में रखना कि ये किसकी बात कर रहे हैं, तीर्थराज की। कमलनाथ तीर्थ है यहाँ। नरकातारी या नरकतारी, नरक से जुड़ा हुआ, नरकातारी या नरकतारी कमोदा वन हुआ करते थे, इतिहास की किताबों में ऐसा लिखा है। पेहोवा पड़ेगा यहाँ। महाकाली का मंदिर है, तो ढेरों चीजें हैं यहाँ। थानेश्वर महादेव मंदिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी यहीं पर है। इसी को थानेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं, स्थानेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं, और इसी का नाम है थानेसर महादेव मंदिर। कपाल मोचन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसका एक नाम है सोमसर, इसको ध्यान से सुनना। इसी का नाम है सोमसर मोचन और इसी का नाम है गोपाल मोचन, सब इसी के नाम है। पेपर में कोई सा भी आ जाएगा। इसकी खासियत क्या है, यहाँ गुरुद्वारा भी है और मंदिर भी है। इसका मतलब हिंदू धर्म प्लस सिख धर्म दोनों की यूनिटी की बात है। ये इशारा करता है कि हिंदू और सिख धर्म की एकता का परिचय देता है। कौन सा? कपाल मोचन, गुरुद्वारा भी है और मंदिर भी है आपका। कहाँ पर है आपका कपाल मोचन? तो ये सोमसर मोचन इसी का नाम है। गोपाल मोचन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके कुरुक्षेत्र में नहीं है, ध्यान से सुनो, ये गलत टाइप कर दिया। पहले बता दी, तुम ध्यान नहीं थे, अब बता रही हूँ। ये यमुना नगर में है। यमुना नगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये टाइपिस्ट की बड़ी मिस्टेक है, इसको अगली बुक में ठीक करा दूंगी मैं। यमुना नगर में है। मैंने देखो इसके बारे में कई बातें बता दी। कपाल मोचन ही गोपाल मोचन है, यही सोमसर मोचन कहलाता है। और इसकी खासियत क्या है, इसमें हिंदू धर्म का मंदिर भी है और इसमें सिख धर्म का गुरुद्वारा भी है, इसलिए हिंदू सिख एकता की मिसाल कह सकते हैं कपाल मोचन। गुरुद्वारा भी है यहाँ और मंदिर भी, ठीक है। तो अगर ये पूछे कहाँ है, तो ये जो इकट्ठा है, जो कई नामों का है, ये यमुना नगर में। गलत टाइपिस्ट ने कर दिया यहाँ, ये बता रही हूँ, ये ध्यान से समझ लेना, इसको आधे लोग अभी भी नहीं सुनेंगे। बिरला मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिरला मंदिर भी ये बिरला परिवार ने बनवाया था, 1951-52 में इसके काम हुआ। और इसकी खासियत है कि इसकी दीवारों पे गीता के श्लोक लिखे हुए हैं, ये पेपर में आ चुका। बिरला मंदिर की दीवारों पर गीता के श्लोक लिखे हैं। भद्रकाली शक्तिपीठ, शक्तिपीठ क्या है? कहते हैं माँ सती जो थी ना, सती जिसको आप कहते हैं ये पार्वती जी का ही एक रूप थी। तो माता सती जो है ये किसी कारण से इनकी डेथ हो गई। तो उस डेथ के बाद शिवजी जो थे वो गुस्से में आ जाते हैं, अगर उन्हें पता चल जाता है। ऐसी कहानियां हैं पौराणिक। तो कहते हैं कि जब शिवजी उनको ढूंढने लगे तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जो है वो डर गए कि अगर त्रिदेव, 3 देवते थे ना ये, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो विष्णु ने कहा कि अगर शिवजी को पता चला कि इस तरह से भाई पार्वती जो है वो नहीं रही या सती हो गई, वो अब वो नहीं है, तो वो तो गुस्से में आ जाएंगे और फिर इस तरह से प्रलय आ जाएगी और धरती नष्ट हो जाएगी और समूल सब चीजें खत्म हो जाएंगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा उनको ना इनकी लाश नहीं मिलनी चाहिए। ऐसी कहावतें हैं, मुझे लगता नहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसी कहावतें हैं कि ऐसे उन्होंने किया कि उनके शरीर को जो है ना वो अलग अलग हिस्से जो हैं वो अलग अलग दिशाओं में जो है वो डाल दिए। तो वहां पे कहीं उनका टखना गिर गया पैर का, कहीं उनकी कोहनी गिर गई, कहीं उनका जो हाथ गिर गया। तो 51 जगह ऐसी बन गई जहां माँ पार्वती, या आप उसको सती कह लीजिए या उसको भद्रकाली कह लीजिए, बहुत सारे नाम हैं उनके। तो वहां पे जहां जहां उनके शरीर का कोई अंग गिरता गया ऐसे, तो वहां एक शक्तिपीठ बन गई। और बहुत सारी शक्तिपीठ तो आपने सुना होगा कि वहां पे ज्वाला ऐसी नेचुरल अपने आप निकलती है कि आप कितना ही पानी डालो, कुछ डालो, बुझती भी नहीं।
नहीं है, वो मान्यता के ऊपर है। तो इस तरह की एक शक्तिपीठ हमारे यहाँ भी है, हमारे कुरुक्षेत्र में भद्रकाली शक्तिपीठ। तो भद्रकाली ये माँ पार्वती का ही एक रूप है, वही सती कहलाती हैं। तो 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ आपके कुरुक्षेत्र में भी है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये समझ में आ गया होगा। इनमें से एक कौन सा गलत दे रखा है? कपाल मोचन गुरुद्वारा। ये कपाल मोचन गुरुद्वारा ही सोमसर मोचन है, यही गोपाल मोचन है। ये हिंदू प्लस सिख यूनिटी का प्रतीक है, क्योंकि कपाल मोचन गुरुद्वारा भी है, कपाल मोचन मंदिर भी है, यानी हिंदुओं का भी और सिखों का भी। ये आपके कुरुक्षेत्र में नहीं है, फिर कहाँ है? कुरुक्षेत्र के ऊपर जो पड़ता है ना, यमुनानगर, वहां पर। माइक में कुछ दिक्कत है भाई, माइक में कुछ दिक्कत है, 1 मिनट में इसको ठीक करते हैं। चलिए, अगर कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, अजीब सी साउंड आ रही है, चलो अब एक बार कोशिश की गई है, अगर ठीक रहेगा तो। किसकी आवाज आ रही है? अच्छा, इसकी आवाज आ रही है। इसकी आवाज दिन में नहीं आती? चलो एक बार फिर देखो, इसने कोशिश तो की है इसको ठीक करने की, अब देखते हैं ठीक हो गया हो तो। ये बैठा हुआ है यहाँ पे लखन, आपके इसको पढ़ रहा है मैसेजेस को, ये बता देगा अगर कुछ होगा तो। चलो पहुंचते हैं फटाफट से। बिरला मंदिर हुआ, शक्तिपीठ हो गया। आगे कुरुक्षेत्र की नदी का नाम सरस्वती है, और आप जानते हैं आज सरस्वती नदी नहीं बहती, ये ऐतिहासिक सरस्वती है जो कभी वैदिक काल में भी बहा करती थी, जो आपके रामायण काल में थी, महाभारत काल में थी। अब तो मानते हैं कि सरस्वती नहीं है, उसके चैनल कहीं कहीं मिले, और क्योंकि हम हरियाणा पढ़ रहे हैं तो हम आधी बातों को मान लेंगे कि हाँ ऐसा था। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती आज भी बहती है, लेकिन वो अंडरग्राउंड बहती है। और मुगलावली गांव जो है आपका, यहाँ पे उसके चैनल मिले थे 2013 में, तो न्यूज बना था ये बहुत बड़ा। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं, यहाँ की नदी का नाम सरस्वती, तो ऐतिहासिक नदी है ये। कुरुक्षेत्र महाभारत युद्ध हुआ यहाँ पर, कितने दिन चला था? 18 दिन। और श्रीमद् भागवत गीता, भाई गीता का ही तो पाठ किया था, पाठ इन द सेंस गीता की ही तो नॉलेज दी थी यहाँ पे भगवान कृष्ण ने, जो अर्जुन को दी थी। तो इसका जन्म स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। तो गीता का जन्म और महाभारत युद्ध जो हुआ वो कुरुक्षेत्र में हुआ। इसे धर्म नगरी के नाम से भी जाना जाता है, मैंने आपको बताया ये धर्म नगरी है। तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की पावन धरती नाम से भी जाना जाता है। ये प्राचीन काल में हस्तिनापुर की राजधानी, आपने अगर महाभारत देखी है तो बार बार आया होगा हस्तिनापुर हस्तिनापुर हस्तिनापुर। इस हस्तिनापुर की राजधानी थी हमारा कुरुक्षेत्र, और यहीं पे महाभारत का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो अब ये सोच लो, ऐतिहासिक सारी चीजें इसके साथ याद कर लेना। कौन सी चीज इसमें ठीक नहीं दे रखी है? कपाल मोचन, ये कहाँ होना चाहिए? यमुनानगर में। अगला टॉपिक है करनाल का। करनाल आपके देश में एक जाना माना नाम है। क्यों? क्योंकि एक तो कल्पना चावला ने इसको बहुत फेमस बनाया, और एक NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अभी भी दिक्कत है? अच्छा ठीक है, वो कह रहे हैं मैम सुर की आवाज आ रही है, ये ना, अच्छा ये जो अभी आप, ये जो आवाज आपको आ रही है, ये सारा जो सिस्टम चल रहा है ना, इसकी थोड़ी सी साउंड है, ये इसलिए ऐसा फील हो रहा है। दिन में क्या होता है, और भी चीजें होती हैं तो वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब यहाँ पे इस टाइम पे कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ या फिर ये लखन। तो बड़े रूम में जब ये क्लास ली जाती है तो साउंड थोड़ी सी ऐसा हो सकता है, ये थोड़ा सा आपका प्रोमिनेंट लग रहा हो। करनाल देखते हैं। करनाल मैंने क्या बताया, 2 कारण, एक तो कल्पना चावला करनाल, और एक आपके देश में NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन दोनों के कारण है। करनाल के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। मैं कल्पना चावला के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ पहले, फिर इसको पढ़ाऊंगी, क्योंकि करनाल जैसे ही आया तो हमारे दिमाग में कल्पना चावला आना चाहिए, सबसे पहला नाम कल्पना चावला। जैसे अपने देश को जिस पे नाज है और वो हमारे यहाँ से बिलोंग करती है, तो हमारे लिए कितने प्राउड की बात है कि इंडिया इसको अपनी बेटी कहता है, और ये हमारे राज्य में एक जिले में पैदा हुई। कल्पना चावला जन्मी है 17/3/1962। इस डेट को सही नहीं माना जाता, पेपर में सही माना गया है 1 जुलाई, यानी 1/7, चाहे जुलाई लिख दूं ताकि तुम्हें याद रह जाए, 1 जुलाई 1961 को इसके साथ HSSC गया है। तो इनका डेट ऑफ बर्थ है 1/7/1961 या 1 जुलाई 1961। ये डेट ऑफ बर्थ अगर ये नहीं मिला ना 1 जुलाई वाला, तो इसके साथ चले जाना।
ठीक है, ये दोनों एक साथ मिले तो 1 जुलाई को टिक करना, ना मिले 1 जुलाई तो फिर जाना 17 मार्च 1962 के साथ, पहली प्रायोरिटी पर इसके साथ। हरियाणा के सबसे बड़ा पंगा ये है कि हर चीज डबल डबल पढ़नी और पढ़ानी पड़ती है, और फिर बताना पड़ता है कि ये ना हो तो ये करना, ये हो तो ये करना। तो पहली प्रायोरिटी पर ये ना मिले तो फिर इसके साथ चले जाना। कल्पना चावला क्यों इंपॉर्टेंट है? सोचो, एक कोई बहुत एडवांस तो नहीं था ना हरियाणा, वहाँ पे एक शहर में एक बच्ची का जन्म हुआ, और वो जब 30+ की हुई, पढ़ने में इंटेलिजेंट थी, अच्छी खासी पढ़ाई में थी, 1994 में 61 से आप लगा लीजिए 71, 81, 91 यानी 30 और 33 साल की जब लगभग हुई तो यहाँ से सीधे चयन हो गया नासा में। नासा आप सब जानते हैं, नासा की फुल फॉर्म तुम में से 90% को नहीं आती होगी, 10% को मुश्किल आती होगी। नेशनल एरोनॉटिक्स, आगे क्या है, स्पेस कुछ कहेंगे एजेंसी, स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है ये, नेशनल अमेरिका की है ना ये, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा, इसमें चयन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और आप देखो ये कोई आज की जन्मी नहीं है, अब हो तो नॉर्मल है, लेकिन 1961 यानी हमारे फादर के लगभग एज ग्रुप की एक महिला उस टाइम में नासा में जिसका सिलेक्शन हुआ, और कितनी तेज दिमाग थी, कितनी लायक थी, काबिल थी कि नासा ने 3 साल बाद इनका नाम दिया, आगे बढ़ाया कि इनको हम स्पेस में भेजेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया की एक महिला कहाँ से उठती हैं और कहाँ सेलेक्ट होकर, और कुछ ही सालों में देखो वहां भी टॉपर्स में रही, तभी तो उनको भेजने के लिए वो राजी हुए अपने खर्चे पे। इसमें अरबों रुपए लग जाते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स में। 1997 में कोलंबिया स्पेस शटल, अमेरिका से जो गया था ना, कोलंबिया नाम था उसका, कोलंबिया स्पेस शटल, इसी में बैठ के तो जाते हैं ये, एरोप्लेन में थोड़ी जा सकते हैं, इसमें बैठ के ये गई 1997 में। उस टाइम पे 6 क्रू मेंबर्स इनके साथ गए, और जो मिशन का नाम था ना इनके का, वो था STS-87, ये इनकी भाषा में मिशन का नाम था, STS-87। ये उस मिशन पे गई, और इसके साथ फिर 6 लोग थे, ये लोग क्रू मेंबर्स गए, 6 क्रू मेंबर्स टोटल मिलाकर 6 क्रू मेंबर्स थे, यानी इनके साथ इतने सदस्य गए थे। ठीक है, 1997 में गए और वापस लौट आए, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीख के आए, बहुत सारी चीज़ें जान के आए। इसके बाद कुछ टाइम बाद दोबारा से इनको मौका मिला, मैं यहीं लिख देती हूँ ताकि आप कंपेयर कर पाओ। तो यहाँ के बाद दोबारा से इनको जाने का मौका मिला 1997 के बाद, ये गई हैं 2003 में दोबारा, तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद दोबारा जाने को, मतलब कई साल बाद दोबारा जाने को मौका मिला। इस बार जो मिशन गया उसका नाम है STS-107, पहले STS-87 था, अब STS-107। पहले 6 क्रू मेंबर्स थे, अब 7 क्रू मेंबर्स इनके साथ गए, यानी 7 सदस्यीय इनका पूरा जो ग्रुप गया ना, उसमें एक ये भी थी, इनके समेत 7 थे, ये गए। टोटल इन दोनों अभियानों को अगर आप मिलाओगे तो ये कुल मिलाकर कल्पना चावला 31 दिन 14 घंटे 14 आवर्स और 54 मिनट तक रही हैं स्पेस में, यानी लगभग 32 दिन, 31 दिन 14 घंटे और 54 मिनट तक इन्होंने स्पेस में जो है वो ज्ञान हासिल किया, या स्पेस में रहने का इनको मौका मिला। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है, एक अचीवमेंट है हमारे लिए कि हमारे राज्य को बिलोंग करने वाली एक लड़की कहाँ देखो नासा में सेलेक्ट हुई। पहले वहाँ जाना ही कितना मुश्किल है, और फिर वहाँ टॉपर्स में आके सेलेक्ट होना, अगर सिर्फ 6 चुने जा रहे हैं और हमारी कल्पना चावला उनमें से एक है, तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है। आज वो जिंदा नहीं है, लेकिन ये सुन के, जैसे तुम्हारा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो बहुत खुशी होती है कि कोई लड़की यहाँ से टॉप 6 में चुनी गई, यहाँ को बिलोंग करने वाली एक लड़की नासा में जाके इतना बड़ा उसने नाम कमाया। और फिर अगर एक ही बार भेजते तो भी सोचो कितनी लायक थी कि दोबारा चुनी गई STS-107 में, इस बार 7 क्रू मेंबर्स के साथ। लेकिन बदकिस्मती कि वापसी में आते वक्त इस सेकंड अभियान से धरती को जब टच करता वो स्पेस शटल इनका कोलंबिया, उससे पहले ठीक 16 मिनट कुछ सेकंड पहले उसमें आग लग गई। आग तो हमेशा लगती है जब वापस आते हैं और जब बाहर जाते हैं, लेकिन इसको ऐसे बनाया जाता है, ऐसे डिजाइन किया जाता है स्पेस शटल को कि जिस पार्ट में आग लगती है ना फ्रिक्शन के कारण, वो एकदम से टूट के कट के उनसे अलग हो जाता है। लेकिन ये बदकिस्मती कह लो पूरी धरती की कि वो जो पार्ट जिसमें आग लगी वो टेक्निकल फॉल्ट के चलते जिस स्पेस शटल से अलग होना था वो अलग नहीं हो पाया, और वो आग फैलते फैलते एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ सब कुछ खत्म हो गया। ये धरती पर आने से ठीक 16 मिनट पहले की घटना है, और वो मनहूस दिन जिस दिन ये सब हुआ वो दिन था 1/2
2003 यानी 1 फरवरी 2003 को ये घटना घटी और इस घटना ने सबको अंदर तक बहुत दुखी किया, क्योंकि वो जानकारी जो वो जुटा के ला रहे थे वो तो थी ही कीमती, लेकिन वो दिमाग कितने कीमती थे जो 7 लोग यहाँ से सीख कर आए थे। क्योंकि ऐसे दिमाग कभी कभी सदियों में एक आधी बार जन्म लेते हैं, इतने तेज दिमाग लोग। तो दुख इस बात का नहीं कि वो जानकारी तो फिर आ जाएगी, लेकिन वो इतने तेज दिमाग लोग कहाँ से वापस, एक तेज दिमाग इंसान का जाना धरती के पूरे देश की दुनिया मानवता का बड़ा नुकसान होता है। तो 1, 2, 3 यानी 1 फरवरी 2003 वो मनहूस दिन था जिस दिन ये लड़की इस धरती पे से अलविदा कह गई। तो ये इनकी हिस्ट्री है जो हमारे काम की है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। STS 87, STS 107, पहले 6 क्रू मेंबर फिर 7 क्रू मेंबर। 1994 में चयन हुआ नासा में, 97 में 3 ही साल बाद चली गई थी ये स्पेस शटल, नाम क्या था, कोलंबिया स्पेस शटल। जन्मी कब है, 1 जुलाई 1961, नहीं मिला तो 17 मार्च 1962 को। कितने मिनट कितने दिन रहकर आई, 31 दिन 14 घंटे 54 मिनट, यानी लगभग 32 दिन भी याद करोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतने दिन इन्होंने, कल्पना चावला ने यहाँ काटे। तो हमारे लिए प्राउड की बात है कि ये कहाँ जन्मी थी, हमारे करनाल में। ये एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और दूसरा पॉइंट है हमारा NDRI का, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। डेयरी मतलब ये दूध वाला, तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आज जिसको आप कहते हैं करनाल में है, ये हमेशा से करनाल में नहीं था, ये तो अंग्रेजों के टाइम बन गया था, लेकिन तब ये बनाया गया था बंगलुरु में, ठीक है। अब ये 1955 में आज़ादी के बाद आपके करनाल में शिफ्ट हुआ और आज तक करनाल में आप जब GT रोड पे अगर कभी गए हैं NH 44 पे तो बिल्कुल आपको दिखेगा ऑन रोड करनाल में है, बड़ा सा बोर्ड लगा है NDRI का, बहुत ग्रीन लश ग्रीन एरिया है, वो है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो करनाल में कब शिफ्ट हुआ, 1955 में। पहले कहाँ बना था, बंगलुरु में। किसी दिन इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे, आज तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है ना, क्योंकि जिलेवार परिचय पढ़ रहे हैं। जिस दिन NDRI को पढ़ेंगे एजेंसीज में तब इसके और डिटेल की बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब वापस आते हैं। एक यहाँ पे एक और खासियत भी है, यहाँ लिबर्टी के जूतों का बहुत बड़ा कारखाना है, बिल्कुल ऑन रोड। जब आप अंबाला की तरफ जाते हैं ना तो बीच में आपको मिलेगा। करनाल स्थापना वर्ष है 1 नवंबर 66, क्योंकि घर JK के मतलब करनाल था। 25-20 वर्ग किलोमीटर, मुख्यालय इसका करनाल ही है। नीलोखेड़ी को काट देना, ये उन्होंने टाइपिंग में डबल करते टाइम लिख दिया, अदरवाइज नीलोखेड़ी नहीं आएगा, ठीक है। तो मुख्यालय इसका करनाल है, ये नीलोखेड़ी को हटा देना, ये नहीं है, ये वाला गलत है, नीलोखेड़ी। तहसील करनाल, असंध, नीलोखेड़ी, घरौंडा, इंद्री। अब ये नाम पता हो, हमें पता हो कि गुहला चीका कहाँ है, कलायत कहाँ है, ढांड कहाँ है, ये याद रखने हैं आपको। राजौद कहाँ है, करनाल, असंध पूछें तो करनाल में, नीलोखेड़ी भी करनाल में, घरौंडा भी, इंद्री भी। खंड इसके ब्लॉक इंद्री, करनाल, नीलोखेड़ी, चिड़ावा, घरौंडा और असंध। तो ये ऐसे नहीं कि आपको लाइन याद करनी, लाइन नहीं याद करनी, लेकिन पूछ लेंगे इंद्री निम्न में से किस जिले का हिस्सा है, तो हमें पता हो कि इंद्री करनाल में है। पूछ लेंगे घरौंडा कहाँ है, कहीं पूछ लेंगे कलायत कहाँ पड़ता है, कहीं पूछ लेंगे इंद्री कहाँ है। तो कुछ भी पूछें तो हमें एक आइडिया रहे कि ठीक है ये हिस्से वहां होंगे। जनसंख्या देखो 15 लाख, इसका मतलब बहुत बढ़िया आबादी रहती है यहाँ पर, 15 लाख। लिंगानुपात 879 है ना, तो उससे ऊंचा है, बहुत अच्छी बात है। साक्षरता भी यहाँ बढ़िया है, क्योंकि एवरेज हमारी 75, उसी के हेरफेर में। जनघनत्व भी लगभग हेरफेर थोड़ा सा ही फालतू है, 573 का आपका 597, तो आइडिया रखना कि भाई हेरफेर से में है। करनाल के पर्यटन स्थल कर्ण झील है यहाँ। कुछ लोग कहते हैं कि कर्ण झील जो है, कर्ण जो कुंती पुत्र कर्ण था ना, सूर्य पुत्र कर्ण था, वो कुंती ने जिनका त्याग कर दिया था और इसलिए फिर वो राजा के बेटे नहीं कहला पाए थे, उन्होंने ये झील जो है उनके नाम पर है, उन्होंने कहते हैं खोदी थी, ऐसा इतिहास में है। तो कर्ण झील की खासियत क्या है, यहाँ पे कहते हैं खुद वो रोज आते थे सुबह स्नान करने, और उनकी एक खासियत थी, दानवीर कर्ण है वो, नाम सुना होगा आपने दानवीर। कहते हैं स्नान करने के बाद उनको जो मिलता उसको वो अपना बहुत सारा, जितना उनके पास जो कुछ था उसका एक बड़ा हिस्सा दान करते, रोज दान करते थे वो। तो वहां पे जो लोग भी दुखियारे थे, परेशान थे, किसी के मान लीजिए किसी की बेटी की शादी करनी है, पैसा नहीं है, तो लोगों को पता था कि यहाँ आएगा कर्ण नहाने, सुबह स्नान करने, और वो जाके वहां बैठ जाते। तब ऐसा नहीं था कि वहां हजारों लोग जुटते, तब जनसंख्या भी कम हुआ करती थी। तो मान लीजिए रोज 10 आदमी 5 आदमी पहुंचते, तो जैसे ही वो स्नान करके और सूर्य की और नदी की उपासना करके निकलते, तो जो जो रास्ते में आता, जो मांगता वो दान करते। तभी लोगों ने इनका नाम दानवीर कर्ण रखा हुआ था। तो कर्ण कहाँ मिलेगा आपको, कर्ण झील करनाल में। अब भी यहाँ लोग जो है बोटिंग करने जाते हैं। ओएसिस पड़ता है आपका उचाना में, पुंडा पुल मजार, ये पुंडा पुल गलत लिखा हुआ है, ये
पक्का पुल मजार है। थोड़ी सी ये टाइपिस्ट की मिस्टेक है, मैं आपको समझा देती हूँ। ये पक्का पुल मजार है, पुंडा पुल लिखा है ना, इसको आप पक्का पुल कर लेना, पक्का पुल मजार, ठीक है। तो पक्का पुल मजार है आपकी, पुंडा पुल मजार नहीं है, ये गलत है, लिखने की थोड़ी सी गड़बड़ है। ये पुंडा पुल को ठीक कर लेना, ये वाला पुंडा पुल, ये पक्का पुल मजार है। यहाँ देवी मंदिर है, कर्ण तालाब है, कर्ण झील कर्ण तालाब एक ही चीज है। यमुना जिले के पूर्वी भाग में यमुना नदी बहती है। ये यमुना जिला लिख दिया इन्होंने, इसको नदी लिखना चाहिए था। यमुना नदी है, यहाँ देख लो, जिले के पूर्वी भाग में यमुना नदी बहती है। इस शहर को महाभारत के राजा कर्ण द्वारा बसाया गया, तभी करनाल पड़ा, कर्ण के कारण। करनाल में चावल उत्पादन अधिक होने के कारण, ये काम का पॉइंट है हमारे, चावल का उत्पादन के में है, लेकिन फेमस अगर कहें चावल का कटोरा, ये धान का कटोरा, तो करनाल आएगा, धान का कटोरा, ठीक है। राष्ट्रीय नेशनल दुग्ध डेयरी अनुसंधान रिसर्च इंस्टीट्यूट संस्थान NDRI, पहले बंगलुरु में था 1923 में, 55 में यहाँ आया। कहाँ है आज NDRI? आपके करनाल में। करनाल जिले में निर्मित लिबर्टी जूते, आपके यहाँ दो इंपॉर्टेंट बहुत बड़े जूते के ब्रांड हैं, एक लिबर्टी है हरियाणा में और एक आपका बाटा है। बाटा है आपके फरीदाबाद में और लिबर्टी है आपके करनाल में। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। तो लिबर्टी जूता अगर पूछे तो आप GT रोड पे अगर कभी गए हैं आगे तो आपने देखा होगा, बिल्कुल ऑन रोड, अगर आप आगे जा रहे हैं ना, करनाल से आगे मान लीजिए आप पंचकुला की तरफ जा रहे हैं, तो जाते वक्त राइट हैंड साइड में पड़ेगा। तो ये लिबर्टी जूतों का विदेशों में भी निर्यात, पूछेंगे तो करनाल। अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म 1961 से 2003, अगर पूछे जन्म तो 1 जुलाई 61 का है और एक्सपायर हुई है 1-2-3 को, यानी 1 फरवरी 2003 को। कितने दिन स्पेस में रही? 31 दिन 14 घंटे 54 मिनट, ना याद रहे 31 दिन 32 याद कर लेना। इसी नगर में हुआ। हरियाणा के करनाल जिले में मेडिकल यूनिवर्सिटी का नामकरण कल्पना चावला के नाम से किया जा रहा है। तो कल्पना चावला क्योंकि बहुत बड़ी हस्ती हैं, इसलिए इनके नाम पर मेडिकल, अब तो बहुत अच्छी सुविधाएं दे रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है ये जो ये हॉस्पिटल है यहाँ पर, ये इसकी खासियत थी। टाइम हो गया, ठीक है भाई, वो मुझे बता रहे हैं टाइम हो गया। तो महेंद्रगढ़, बस ये लास्ट फटाफट से करा देती हूँ। महेंद्रगढ़ जब भी आएगा तो हरियाणा की मिट्टी वैसे तो बहुत उपजाऊ है, लेकिन हमारा महेंद्रगढ़ उपजाऊ क्षमता के कारण फेमस नहीं है, बल्कि अपनी खनन क्षमता के कारण फेमस है। यहाँ पे बहुत ज्यादा खनन का मतलब मिनरल्स है, ज्यादा का मतलब ये मत समझना कि बिहार की तरह, लेकिन ये मिनरल्स हरियाणा के हिसाब से ज्यादा हैं। जितने मिनरल्स मिलेंगे मैक्सिमम वो आपको महेंद्रगढ़ में मिलेंगे, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये इकलौता है जिसका हेडक्वार्टर इसके नाम वाली जगह नहीं है। महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ में नहीं है, नारनौल में है। 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। तीसरा पॉइंट, यहाँ एक तो बाजरा, जो सर्दियों की मेन खाद्यान्न में रहेगा, बाजरा नंबर 1 सबसे ज्यादा। और एक बाजरे की रोटी किसके साथ खाते हैं? सरसों के साग के साथ। तो सरसों और बाजरे में नंबर 1 है आपका महेंद्रगढ़, ठीक है। कहते हैं महेंद्रगढ़ को पहले कोई कनौडिया, ये ब्राह्मणों की कोई जाति थी, कनौडिया, डबल मात्रा भी लिखी है, कहीं कहीं सिंगल भी, या कानौड़ भी लिखा है, कानौड़ ब्राह्मण। कहते हैं ब्राह्मणों की कोई जाति थी, इन्होंने बसाया था। जैसे युधिष्ठिर ने बसाया था ना वो शहर, ऐसे ही कानौडिया या कानौड़ ब्राह्मणों ने बसाया था ये शहर, इसलिए इसका पहला नाम था कानौड़ नगर, ऐसा भी लिखा मिल जाएगा आपको। तो महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या था? इस जिले का कानौड़ नाम था, कानौड़ ब्राह्मणों की जाति थी। तो बाजरे सरसों में फर्स्ट नंबर इस ब्राह्मण जाति ने बसाया। हेडक्वार्टर अलग है, मिनरल्स या खनन में नंबर 1 है महेंद्रगढ़, ठीक है। चलिए, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फटाफट से पढ़ लेते हैं। महेंद्रगढ़, स्थापना वर्ष 1 नवंबर 66, क्योंकि घर JKM, M मतलब महेंद्रगढ़। क्षेत्रफल 1899 वर्ग किलोमीटर। मुख्यालय देखो, इकलौता है जिसके मुख्यालय में उसका ऊपर वाला नाम नहीं लिखा, ऊपर महेंद्रगढ़, यहाँ नारनौल, इकलौता, नहीं तो सब में डिफरेंस है। तहसीलें मतलब ये नाम याद रखना कि ये एरिया है। महेंद्रगढ़, नारनौल हेडक्वार्टर। अटेली कनीना मस्जिद भी है यहाँ। नांगल चौधरी, तो ये याद रखना, नांगल चौधरी कनीना अटेली नाम आएंगे तो ये महेंद्रगढ़ में है। फिर अटेली, नांगल चौधरी कनीना, महेंद्रगढ़, नारनौल हेडक्वार्टर। सतनाली छोटा शहर है, निजामपुर और सिहमा। तो मेन अगर देखें ना तो ये 4-5 हैं जो बार बार आ रहे हैं। जनसंख्या 10 लाख से कम, लिंगानुपात इनका ठीक ठाक, मतलब एवरेज से थोड़ा सा ऊंचा। साक्षरता इनकी अच्छी ठीक ठाक है। जनघनत्व इनका एवरेज के थोड़ा कम है। महेंद्रगढ़ में घूमने फिरने की जगह क्या है? जल महल।
शाह कुली खान ने बनवाया था जल महल। शाह कुली खान, पेपर में आ जाते हैं ये, बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन। शाह कुली खान, भूल जाओगे इसको। जब मैंने याद किया था, क्योंकि पहले हमें भी कभी बचपन में सुना नहीं, बाद में पढ़ा, तो इसको मैंने तो याद कर लिया था कि जल को ढो दिया कुली ने। भाई जल ढो ढो के ले आया कुली, और एक महल, भाई जल के चारों तरफ एक बना हुआ है, तो जल ढो ढो के लाने का काम किया कुली ने। कुली पता है ना, जो ट्रेन और इन सब में सामान उठाते हैं, तो वो कुली। जल महल शाह कुली खान ने। माधोगढ़ का किला बहुत फेमस है यहाँ। मोरनी की पहाड़ियाँ बिल्कुल नहीं है यहाँ, कहाँ से मोरनी आएगी? ये टाइपिस्ट की फिर गलती है। यहाँ पहाड़ी लिखनी थी ढोसी वाली, यहाँ पहाड़ी लिखनी थी अरावली वाली, लेकिन वो गलत कर दिया। मोरनी की पहाड़ियाँ ये नहीं है, ये तो पंचकुला में है। यहाँ आपका आएगा ढोसी। ढोसी कहीं नीचे दिया होगा, इसलिए ये यहाँ पे दोबारा, ठीक है। महेंद्रगढ़ में या ढोसी की जगह ज्यादा अच्छा रहेगा, आप अरावली के रेंज, क्योंकि कई पहाड़ियां हैं। बीरबल, ये वही बीरबल है जो अकबर बीरबल वाला था। बीरबल का छत्ता, कहते हैं बीरबल जो है ना, इनका जन्म पूरा देश नहीं मानता, पूरा देश कहता है यूपी में हुआ, लेकिन हम हरियाणा वाले कहते हैं बीरबल हमारे यहाँ जन्मे थे। तो ठीक है भाई, हरियाणा जीके में कहा गया तो मान लेना कि बीरबल हरियाणा में जन्मे थे, और बीरबल बहुत ज्यादा घूमने जाते थे महेंद्रगढ़ में, तो इसीलिए वहां पे एक जगह का नाम पड़ गया बीरबल का छत्ता, ज्यादा घूमते थे यहाँ। इसी को कहते हैं राय मुकुंद दास का छत्ता। बीरबल के छत्ते का नाम क्या है? राय मुकुंद दास। ऐसा क्यों? क्योंकि इसने बनवाया था। तो राय मुकुंद दास का छत्ता ही बीरबल का छत्ता है। बीरबल जन्मे तो हैं आपके यमुनानगर में, ऐसा माना जाता है, लेकिन वो घूमते फिरते ज्यादा थे इस साउथ की तरफ, तो महेंद्रगढ़ की तरफ, इसलिए बीरबल का छत्ता, राय मुकुंद दास का छत्ता दक्षिण में है। चार गुंबद नहीं है, ये चोर गुंबद है। चोर गुंबद, ये जमाल खान नाम के आदमी ने बनवाई थी। चोर गुंबद, नाम देखो, चोर गुंबद, तो जमाल खान। इब्राहिम खान का मकबरा, ये इब्राहिम खान कौन है? शेरशाह सूरी का नाम सुना होगा ना, जिसने जीटी रोड बनवाई थी। शेरशाह सूरी, जिसका मकबरा सासाराम बिहार में, उसके दादा है ये इब्राहिम खान, शेरशाह सूरी के दादा, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। इनफैक्ट भारत के एक हिस्से पर राज किया था शेरशाह सूरी ने 1540 से 45 तक। तो उसके दादा थे इब्राहिम खान। अपने दादा का मकबरा जो बनवाया उन्होंने, कहाँ बनवाया? हरियाणा में। भाई दिल्ली से लगता इलाका था, और कहाँ? महेंद्रगढ़ में। इसके अलावा चामुंडा देवी का मंदिर है। चामुंडा देवी, ये एक छोटा मोटे कोई लोकल राजा थे, नूनकरण, छोटे एरिया में नूनकरण, इसने बनवाया था। तो चौधरी नूनकरण, राजा नूनकरण, कई नाम हैं इनके। इन्होंने चामुंडा देवी का मंदिर बनवाया साउथ में, हरियाणा में, महेंद्रगढ़ में। माधोगढ़ का किला देखो ऊपर भी था। तो इब्राहिम खान किसके दादा? शेरशाह सूरी के। इनका मकबरा कहाँ? महेंद्रगढ़ में। चोर गुंबद महेंद्रगढ़ में। बीरबल का छत्ता कहाँ? जहाँ बीरबल ज्यादा जाते थे। जन्मे थे यमुनानगर में, घूमते थे महेंद्रगढ़ में, ठीक है। जल महल, जल ढोया ना कुली ने, तो शाह कुली खान ने बनवाया। ये जो ये है बीरबल का छत्ता, ये किसने बनवाया? राय मुकुंद दास ने, इसलिए इसका ये नाम भी है। नूनकरण नाम के चौधरी जो बड़े आदमी थे। चामुंडा देवी का मंदिर। इस जिले की प्रमुख नदी है दोहान या दोहन, साउथ की नदी, पानी नहीं है इसमें। कनौड़िया ब्राह्मण, ये रहा। कनौड़िया ही कानौड़ है, कानौड़ कनौड़िया एक ही हैं। आबाद किए जाने के कारण महेंद्रगढ़ पहले कानौड़ के नाम से जाना जाता है। पेपर में आ चुका। कानौड़ हमारे किस जिले का पुराना नाम है? महेंद्रगढ़ का। एमजी लिख देते हैं इसको शॉर्ट में, महेंद्रगढ़, ठीक है। नारनौल, नारनौल जो इसका हेडक्वार्टर है। महर्षि च्यवन, अब सर्दियों में खूब ऐड आएंगे च्यवन प्राश के। ये च्यवन हमारे हरियाणा से जुड़ा आदमी है, एक ऋषि थे, और मानते हैं कि इन्होंने 7000 साल तक तपस्या की। मुझे पता है सुन के लगेगा कि मजाक है, लेकिन वैदिक काल में कहते हैं कि सच में लोग इतना इतना जीते थे। और च्यवन ऋषि ने 7000 साल पे एक पहाड़ी पे बैठे रहे और तपस्या करते रहे। जिस पहाड़ी पे बैठ के 7000 साल इन्होंने तपस्या की, वो ढोसी की पहाड़ी है आपके साउथ में, यानी महेंद्रगढ़ में। ढोसी की पहाड़ी, तो ढोसी की पहाड़ी पे एक ऋषि मुनि 7000 साल बैठ के तपस्या करते रहे, और 7000 की कड़ी तपस्या के बाद उन्होंने ये प्राश बनाया था, जिसका नाम भी क्या पड़ गया? च्यवन प्राश। तो च्यवन ऋषि ने च्यवन प्राश बनाया था। वो पत्तियां वत्तियां फूल वूल तोड़ के उनसे ये कि भाई इसको खाओ तो आयु बढ़ेगी। अभी भी आप देखो ऐड यही दिखाते हैं ना कि च्यवन प्राश खाओगे, तो देखो हमेशा बुढ़े बुढ़े लोगों को ऐड में लेते हैं, बच्चों को, कि खाने से इसको जो है आप दीर्घायु रहोगे। तो ये च्यवन इस कारण है, तपोस्थली भूमि मानी जाती है। तो कहाँ है ये? ढोसी। ढोसी मैंने बताया ना, मोरनी गलत छाप दिया, वहां ढोसी लिखना था, वो वही है। अरावली का रीजन है ये, ठीक है। तो ये है हमारा महेंद्रगढ़, इसका हेडक्वार्टर अलग है।
बस लास्ट है ये जिला हरियाणा के सरसों उत्पादन में पहला स्थान रखता है और बाजरे में भी। खनिज मिनरल्स के दृष्टिकोण से महेंद्रगढ़ का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ स्लेट पत्थर है। हरियाणा में स्लेट पत्थर मेनली रेवाड़ी और इस गुड़गांव की बेल्ट और फरीदाबाद की बेल्ट में ही है मेन पत्थर। अगर सबसे मेन कहेंगे तो रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में। स्लेट पत्थर की प्रचुरता के कारण, प्रचुरता मतलब बल्क में, देश विदेश तक स्लेट की आपूर्ति करते हैं। स्लेट आपने बचपन में थी ना वो जिसपे लिखते थे काला सा पत्थर, वो स्लेट पत्थर। तो कहाँ है वो? हमारे हरियाणा के दक्षिण में मिलता है। खनिजों में नंबर 1 कौन है? महेंद्रगढ़। हेडक्वार्टर किसका अलग है? महेंद्रगढ़ का। च्यवन ऋषि ने कहाँ बैठ के तपस्या की? ढोसी पे। तो आज हम लोगों ने 9 से लेके 13 तक के पढ़ लिए। ठीक है, चलो आज इतना ही पढ़ते हैं। इनको तैयार कर लेना, धीरे धीरे करके ना एग्जाम सीधे आए मिलेंगे। और मैं बहुत सारी चीजें मिक्स करके बताती जा रही हूँ। जैसे जिलेवार परिचय में हमारे पर्यटन स्थल भी साथ साथ तैयार हो जाते हैं और ऐतिहासिक स्थल भी। फिर जब उनको पढ़ाऊंगी ना तो टाइम हमारा सेव हो जाएगा। अब जैसे कभी पढ़ेंगे कुरुक्षेत्र के तीर्थ स्थल, तो उसमें कितने सारे तो हमने आज सुन ही लिए। इनको पढ़ेंगे तो ये फिर आसान दिखेंगे। ऐसे कई मस्जिद हम पढ़ते जा रहे हैं, कई मंदिर हम पढ़ते जा रहे हैं। जैसे चामुंडा देवी का मंदिर है, फिर मंदिरों में फिर आएगा, तो उस टाइम फिर आपको याद होना चाहिए कहां पर है? महेंद्रगढ़ में। और किसने बनवाया? नूनकरण ने। तो ये नाम थोड़ा, भूतेश्वर मंदिर है जींद में, किस पे बना हुआ है? अपने गोल्डन टेम्पल की तर्ज पर। तो इस तरह की चीजें फिर हमें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। खूब पढ़ते रहो, खुश रहो और अब मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करो, क्योंकि अब 100% श्योर है कि पेपर होंगे आने वाले कुछ महीनों के अंदर। देखो सीएम का रोज बयान आ रहा है, एकदम आए मिलेंगे पेपर, फिर पता नहीं चलेगा। अब जैसे पीटीआई वाले ज्वाइन कर गए ना, तभी पता चला, पता ही नहीं चला कब में उनको तैयारी का मौका नहीं मिला, सीधे पेपर लेके और सीधी ज्वाइनिंग्स हो गई। तो इसलिए अपनी मेंटली अपने आप को तैयार रखना, पेपर कभी भी हो सकता है। हमें जरूरी है कि हम पढ़ के तैयारी करके रखें। चलो, थैंक यू, गुड नाइट।